नमस्कार घंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे इजराइल ईरान युद्ध की। इजराइल ने एक बार फिर तीखे और आक्रामक रुख इख्तियार करते हुए कहा है कि यूएस का इशारा चाहिए, हमारी तैयारी पूरी है और हम पाषाण युग में पहुंचा देंगे ईरान को। यानी कि मिडिल ईस्ट में कहीं एक सुगबुगाहट होती है कि शांति वाली हो सकती है, सीज फायर चल रहा है, लेकिन वापस से उसी तरह की कड़वाहट और गर्माहट साफ दिखाई देती है। दोनों तरफ से अपने अपने फोर्स डिप्लॉयमेंट और अस्त्र शस्त्र हैं उनका इकट्ठे करना, वो दोनों तरफ से चल रहे हैं। नाकेबंदी हॉर्मोज की वो कहीं अभी किसी से छिपी नहीं है। उन्होंने अपना टैक्स वसूलना ईरान ने शुरू कर दिया। ये भी कहा है कि हमने बैंक में भी जमा करा दिया। वो पहली रिसिप्ट शेयर कर रहे हैं। मुजतबा सहित कई जो ईरानी लीडर्स हैं उनको लेकर के इजराइल का कहना है कि वो हमारे गन पॉइंट पे यानी कि टारगेट पे हैं। यूएस का इशारा मिलते ही हम सब कुछ तबाही कर देंगे। दूसरी तरफ यह सामने बात आ रही है कि नाटो भी अब कुछ हस्तक्षेप इसमें वापस से कर सकता है। पाकिस्तान मानता है कि मैं इसमें बुरा फंसा हुआ हूं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सामने आ रही हैं और ट्रंप साहब के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि अब उनको 7 दिन बाद ही यानी कि एक वीक में ही कांग्रेस से परमिशन लेनी होगी, क्योंकि 60 दिन तक की परमिशन थी उनको और अब जाना है। हालांकि उनके पास मेजोरिटी है, 100 में से 53 सांसद उनके पक्ष में हैं, लेकिन उनमें से भी 10 सांसद इस युद्ध के खिलाफ है। वहीं ट्रंप प्रेशर में है और वो संसद का यानी कि कांग्रेस का सामना करना नहीं चाहते हैं। खैर, हमारे साथ विशेषज्ञों का पैनल है, जानना चाहेंगे कि अब तक की जो पोजीशन है और ये युद्ध की क्या दिशा बदल रही है, क्या हो सकता है। गौरीशंकर गुप्ता साहब और करोड़ी सिंह जी हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार हैं। लेफ्टिनेंट जनरल एसपीएस कटेवा साहब रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ में हैं। सर गुप्ता सर, आपके पास मैं आना चाहूंगा। क्या लगता है सर आपको, ये तो दिशाहीन है युद्ध, इसमें कहीं कोई बात नहीं है, लेकिन एक आम चौराहे की चर्चा है कि ट्रंप कुछ भी कह देते हैं। सीज फायर है, सीज फायर के अपने कुछ रूल्स होते हैं, एक भरोसा होता है। तो ये मैं वो सवाल कर रहा हूं आपसे जो वाकई आप भी सुनते होंगे, एक अपने जहन में उठता है। एक आम चौराहे पे खड़ा आदमी, चाय की दुकान वाला आदमी, जिसकी चर्चा है कि क्या ट्रंप कभी भी सीज फायर के, ये लो हमने तो होते हैं ना गांव में बच्चे खेलते हैं मिट्टी के, वो घर बना करके घरों दे कि हम ही खेले हम ही बुझाने, उस टाइप से कर सकते हैं कि रात को अचानक कह सकते हैं कि सीज फायर खत्म है और ये लो साहब फायरिंग शुरू। तो क्या उस मोड पे है ये लड़ाई? नमस्कार योगेंद्र जी, नमस्कार हमारे दोनों को पैनलिस्ट को। देखिए ऐसा है योगेंद्र जी, ये सीज फायर यूनिलेटरल डिक्लेयर किया हुआ है अमेरिका ने। ईरान ने कोई सीज फायर डिक्लेयर नहीं किया हुआ है फॉर्मली। तो पहली चीज तो ये है कि अमेरिका इस सीज फायर को कभी भी डिसरप्ट कर सकता है, लेकिन वो अभी उन्होंने बड़ा क्लियर संकेत दिया है कि हम उनको अच्छा टाइम देंगे, जितना वो टाइम लेना चाहते हैं लें। अभी तक उनका इरादा नहीं है कि वो डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि उनको भी अपने लॉजिस्टिक्स देखने हैं, अपनी प्रिपरेशन देखनी है, अपने हथियारों को देखना है, कितने उनके पास बचे हैं, कितनी मिसाइल्स है। ये सब चीजें उनकी अंडर प्रोसेस चल रही हैं, तैयारियां चल रही हैं। दूसरी तरफ ईरान में काफी उथलफेर हो रहा है। अभी मैं अभी 2-3 चैनल्स पे देख रहा था कि वहां पे प्रैक्टिकली जो टॉप लीडरशिप है उसमें काफी मतभेद हो गए हैं। वहां के प्रेसिडेंट, वहां के जो स्पीकर हैं पार्लियामेंट के और उनके विदेश मंत्री, उनको करीब करीब आइसोलेट कर दिया गया है। और जो ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प है वो कंप्लीट कमांड में है और वो किसी भी तरह का नेगोशिएशंस यूएस से करना नहीं चाहती। और उनका इरादा यह है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को वेपनाइज रखा जाए और वहां से टोल टैक्स लिया जाए और उसके थ्रू इनकम को बढ़ाया जाए। और वो उन लोगों को भी परेशान कर रहे हैं जो किसी भी स्टेज में करंट रेजिम के विरोध कर रहे हैं। सुना है कि वहां पे काफी लोगों को मारा जा रहा है इस प्रोसेस में। अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, कई जगह 100 की हैं, कई जगह 50 की हैं, कई जगह कुछ और नंबर है। लेकिन पिछले 3-4 दिनों में कुछ लोगों को वहां डेफिनेटली मारा गया है इस प्रोसेस में। तीसरी चीज ये है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज अभी अमेरिका के कंट्रोल में होने से ईरान के जितने भी एक्सपोर्ट्स हैं वो बाधित हो गए हैं। ये माना जा रहा है कि करीब 450 से $500 मिलियन के डेली ऑयल एक्सपोर्ट्स उनका रुक गया है।
और उनकी जो कैपेसिटी स्टोरेज की है खर्ग आइलैंड पे, वो कैपेसिटी भी करीब करीब एग्जॉस्ट होने वाली है। अगर वो एग्जॉस्ट हो गई तो फिर उनको ऑयल प्रोडक्शन कई वेल्स में बंद करना पड़ेगा, कुओं में बंद करना पड़ेगा, और वो एक लंबा प्रोसेस बताते हैं। वो इंजीनियर्स कहते हैं कि एक बार प्रोसेस करने के बाद काफी समय तक वापस उनको एक्टिवेट करना मुश्किल होता है, और प्रोडक्शन का भी काफी लॉस होता है। खर्चा तो बहुत वो होता है एक फिर अलग उसमें। प्रोसेस है। हाँ, तो ये सब चीजें साइमल्टेनियसली चल रही हैं। इसके अलावा गल्फ स्टेट्स बड़े डरे हुए हैं, क्योंकि ये रिवोल्यूशनरी गार्ड्स उनको धमकियां दे रहे हैं कि हमारे ऊपर अगर दोबारा कोई भी अटैक हुआ इजराइल से या अमेरिका से, तो हम दुबई पे और इन बड़े बड़े शहर जो हैं गल्फ में, उनके ऊपर अटैक करेंगे। तो वो बिल्कुल वहां पे एक टेंशन का वातावरण है, और काफी लोग सदमे में हैं, जो मतलब काफी परेशानी उनको महसूस हो रही है। और इसके अलावा आप देख रहे हैं इंटरनेशनल जी। मार्केट तो अफेक्ट हो ही रहा है। ऑयल की प्राइसेज $105 के आसपास पहुंच गई हैं, और डिसरप्शन भी है सप्लाई में भी। और चीजों का जो हमारे यहाँ से बहुत से एक्सपोर्ट्स में, कल कुछ लोगों से बात कर रहा था बिजनेस सेक्टर में, तो वो कह रहे हैं कि उनके बहुत से या तो इनपुट नहीं आ रहे हैं सप्लाई चेन के खत्म होने से, या उनके एक्सपोर्ट्स नहीं जा रहे हैं वहां पे, क्योंकि इंश्योरेंस भी बहुत हाई है, शिपिंग कॉस्ट भी बहुत हाई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बहुत बढ़ गया, 20-25% बढ़ गया। तो ये सब चीजें अपने देश में हो रही है, तो ये विदेशों में भी हो रही हैं। कई देशों में तो राशन हो गया है, मेरे को पता है फिलीपींस में तो इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। कुछ देशों के अंदर राशनिंग कर दी गई है ऑयल की और एनर्जी की। तो ये सब चीजें ग्लोबली इम्पैक्ट कर रही हैं सब देशों को। साइमल्टेनियसली आज ईयू ने एक मीटिंग की, और उसमें उन्होंने यूक्रेन को $90 बिलियन नहीं, यूरो का एक पैकेज अप्रूव किया है ना। वो उसको वार को वहां फंड कर रहे हैं। तो वो वार भी आगे चलता रहेगा, ये वार भी चलेगा। तो ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड की इकोनॉमी तो जी। डिस्टेबलाइज होने वाली है, और हाँ। प्राइसेस जी। बढ़ेंगी। अभी कोई नेगोशिएशंस के मेरे को आसार नजर नहीं आ रहे, क्योंकि बिल्कुल। आईआरजीसी जो है बिल्कुल एडमेंट है कि वो कोई कंसेशन अमेरिका को नहीं देगी। अमेरिका उधर एडमेंट है कि जब तक को अच्छा डील नहीं होता हम इसको वार को कंटिन्यू जी। रखेंगे। बिल्कुल, मेरे को नहीं क्योंकि लगता एक कि तरह कोई से यूएस कांग्रेस की, जी। यूएस कांग्रेस की एक चीज बता दो, यूएस कांग्रेस की जो अप्रूवल है वो मैंडेटरी नहीं है। वो जो मैंने क्लॉज मैंने देखी थी, पढ़ी थी, कि उसके अंदर ऐसा नहीं है कि 60 डेज के बाद प्रेसिडेंट को जाना ही पड़ेगा। वो एक ऑप्शनल उसमें है, ऐसा नहीं है कि वो उनके लिए मैंडेटरी है। मेरे को तो ऐसा नहीं लगा उसको पढ़ने से, लेकिन उनका प्रैक्टिकल क्या है मैं इसके बारे में बता जी। नहीं सकता एग्जैक्टली। जी। तो चलिए, लेकिन फिलहाल ये कहूं कि ट्रंप, अस्थिरता है ट्रंप के मन में भी। अभी जब हम डिबेट कर रहे हैं उसी दरमियान उनका एक वो आ रहा है कि युद्ध खत्म करने के लिए मैं बेचैन हूं, और लेबनान और इजराइल के बीच बहुत अच्छी मीटिंग रही है, और 3 वीक का इन्होंने सीज फायर बढ़ा दिया है। मेरी कोशिश है, और सब कुछ हॉर्मुज पे कंट्रोल में भी है। तो मैं चाहता हूं कि ये सब चीजें हो, और परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा, ऐसा उनका कहना है। कि चलिए खैर, मैं करोड़ सिंह साहब आपके पास में आना चाहूंगा। अब लगता क्या सर, नाटो की भी सुन रहे हैं मीटिंग्स जो चल रही हैं, 2 मीटिंग पब्लिक डोमेन में भी है, लेकिन इंटरनली वो एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो हॉर्मुज स्ट्रेट पे फोकस है, या लड़ाई पे फोकस है, या इसको बढ़ाने का फोकस है? क्योंकि जिस तरह की तनावपूर्ण ये सीज फायर का उल्लेख किया जा रहा है, उससे तो ऐसा लगता है कि लड़ाई केवल अभी 3 देशों तक ही सीमित नहीं रहेगी, यानी कि जो गल्फ कंट्रीज है वो इजराइल और लेबनान, ईरान, उसके वाइड रूप में भी जा सकती है ये। देखिए योगेंद्र जी, इस समय पेंटागन में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। वो वहां के जो युद्ध मंत्री हैं हेगसेथ और डॉन केने, जो वहां के चेयरमैन हैं जॉइंट कमांड के यूएस के, दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। और उसमें हेगसेथ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम जल्दबाजी में नहीं है नेगोशिएशन के लिए, जितना टाइम ले लें। साथ में ये भी कहा है कि हमने 34 जहाज अभी तक इंटरसेप्ट किए हैं, पकड़े हैं। और उन्होंने कहा है कि ईरान की जो स्ट्रेटेजी है वो समुद्री डाकुओं की तरह की है, लेकिन ईरान इस स्ट्रेटेजी को स्वार्म स्ट्रेटेजी कहते हैं। कटेवा साहब ज्यादा अच्छी तरह जानते होंगे कि स्वार्म स्ट्रेटेजी कैसी होती है। चाइनीज वगैरह खुद बहुत यूज करते हैं इसको। तो वो स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर रहे हैं वो।
छोटे छोटे बोट, बड़े जहाज वो नहीं यूज कर रहे हैं, और छोटे छोटे जहाजों पे अमेरिकन जहाज आगे आते हैं तो उनको चारों तरफ से घेर के उस तरीके से अटैक करते हैं, जैसे मधुमक्खी होती है उस तरह का। खैर वो तो अलग बात है, लेकिन जहाँ ईरान में डिफरेंसेस तो हैं जैसे गुप्ता जी ने कहा, लेकिन वो बात पेजेस्किन ने स्पष्ट कर दी है कि हमारे में कोई डिफरेंस नहीं है, हम दुश्मन के अगेंस्ट में एक हैं और हमारा इनकलाब है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो वो तो डिफरेंसेस तो होंगे डेफिनेटली, लेकिन जो पर्शियन कल्चर है उसमें जब बाहर से कोई आता है, इंटरवेंशन करता है, तो उसमें वो यूनाइट हो जाते हैं। डेफिनेटली डिफरेंसेस हैं। तो ऐसी स्थिति में अब आगे क्या हो सकता है? आपने यूरोप वाली बात कही, देखिए पेरिस में मीटिंग हो गई, लंदन में मीटिंग हो गई, अब साइप्रस में यूरोपियन यूनियन की समिट है, वहां पे फिर मीटिंग है। तो ऐसी स्थिति में यूरोप में एक डिफरेंस ये है कि यूरोपियन युद्ध को बढ़ाना नहीं चाहते, एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से ये युद्ध रुके। लेकिन हेगसेट ने ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वो जमाना गया जब एशिया और यूरोप को अमेरिका प्रोटेक्शन देता था, अब कोई प्रोटेक्शन नहीं देंगे, और हम जो कुछ कर रहे हैं वो एशिया और यूरोप के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो कह रहे हैं कि हम तो इंतजार करेंगे कि कब तक हो। मुझे लगता है कि अब रणनीति ये है कि पहले स्ट्राइक अमेरिका नहीं करना चाहता। इजराइल को भी मुझे लगता है कि नेतन्याहू शायद ये चाहते थे, अभी 2 दिन से जो स्टेटमेंट आ रहे थे, लेकिन उसको भी अमेरिका ने रोक दिया है, क्योंकि जब पहले 28 फरवरी को स्ट्राइक किया तो पूरी दुनिया अगेंस्ट में हो गई थी इजराइल और अमेरिका को। तो अब जब युद्ध बंदी चल रही है, इसमें अमेरिका पहले स्ट्राइक नहीं करना चाहता है। उनकी 2 रणनीति हैं। एक तो यह है कि ईरान को प्रोवोक करें, तो ईरान कहीं ना कहीं स्ट्राइक करे, उस प्रिटेक्स्ट में हम काउंटर स्ट्राइक करें तो हम ये कहेंगे हम तो रिटालिएट कर रहे हैं। दूसरी उनकी रणनीति एक और है, वो है कि कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, कोवर्ट ऑपरेशन करें और उसमें ऐसा लगे कि ईरान ने स्ट्राइक किया है, अमेरिका इजराइल ने नहीं किया है। लेकिन एक चीज बड़ी स्पष्ट है योगेंद्र जी, 21 तारीख से ट्रंप के जो सुर बदले हुए हैं, वो ऐसा लगता है कि वो समझौता चाहते हैं। वो ये तो कहते हैं कि हम न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे, लेकिन जिस तरह का वो कंसेशन देने की बात कर रहे हैं कि हम वक्त का इंतजार कर लेंगे, जब वो तैयार हो उस समय बातचीत कर लेंगे। ये भी कहते हैं कि वहाँ लीडरशिप में डिफरेंसेस हैं, हमने उनको मिलिट्रीली और एयरफोर्स को, नेवी को खत्म कर दिया है, उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन उनमें सहमति नहीं बन रही है। तो ट्रंप साहब तो अलग अलग बातें कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब रणनीति यही है कि पहले स्ट्राइक कौन करे, अमेरिका करे या ईरान करे। तो अब इजराइल और अमेरिका की स्ट्रेटेजी है कि ऐसी सिचुएशन बने कि ईरान स्ट्राइक करे और हम दुनिया के सामने ये प्रूव कर दें कि हमने तो रिटालिएट किया है। और एक तो यह है, दूसरा यह है कि ट्रंप अगर कोई समझौता होता है डिग्निफाइड तरीके से, तो वो निकलने का रास्ता भी चाहते हैं। तो मुझे लगता है इन दोनों रणनीतियों पे विचार हो रहा है, ऐसा लगता है। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें ये कह रहे हैं कि हम अभी रखेंगे नाकेबंदी, और जो उन्होंने हेगसेट ने एक वर्ड पहले यूज किया था, इकोनॉमिक फ्यूरी है ये, हम इकोनॉमिकली और कमर तोड़ेंगे ईरान की, और इसीलिए हमने होर्मुज में नाकाबंदी कर रखी है। उसमें पूरी अर्थव्यवस्था उनकी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि तेल नहीं जाएगा, बाहर से सामान नहीं आएगा। लेकिन उनको ये नहीं मालूम लैंड रूट भी तो है ना, ट्रेन रूट भी तो है ना, अफगानिस्तान और उधर वाखान से चाइना तक का है अलग से, जो चाइना का बेल्ट एंड रोड वाला है ईरान के। तो इधर वाला रूट तो रोक देंगे, लेकिन दूसरा रूट भी तो है ना, तो उधर से भी तो कुछ व्यापार चलेगा। इतना तो एकदम से कमजोर करना इतना आसान नहीं होगा। अब देखते हैं क्या होता है, दोनों में से कौन सी स्ट्रेटेजी, अमेरिका बाहर निकलता है या स्ट्राइक करने के लिए ईरान को तैयार करके फिर रिटालिएट करता है। क्योंकि देखिए, मैं वापस आ रहा हूं सर, वापस आ रहा हूं आपके पास में, क्योंकि ट्रंप ने अभी जो आप चर्चा कर रहे हैं वो पहले कुछ और मैसेज था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि मैं युद्ध को खत्म करने के लिए कोई बेचैन नहीं हूं, न्यूक्लियर वेपन्स का मैं प्रयोग नहीं करूंगा, ये भी कहा है। होर्मुज मेरे कंट्रोल में है, ईरान की फाइनेंशियली कमर तोड़ दी जाएगी। तो चलिए मैं जनरल साहब का रुख करना चाहूंगा। कटेरा सर, आपसे समझना चाहेंगे कि युद्ध की जो ये स्थितियां हो जाती हैं, सीज फायर अनाउंस है नहीं, जैसे गुप्ता साहब ने कहा कि ईरान की तरफ से पहले कह दिया था कि हमारी तरफ से कुछ सीज फायर नहीं है, और सामने वाला कोई कुछ भी हरकत करेगा हम उसका जवाब देंगे।
ये बात भी सही है जो करोड़ी सिंह साहब कह रहे हैं कि अब वो नहीं चाहेंगे अपनी ओर से अटैक करना, क्योंकि इस वजह से नहीं चाहेंगे कि पहले अटैक में और जो लीडरशिप रिजीम चेंज करने के लिए उन्होंने अटैक किया, 30 लोगों को मारा, इसमें खामने खुद भी थे, वहां काफी किरकिरी हुई है। और एक तरह से यूं कहूं कि विश्व में एक क्रिटिसिज्म काफी हुआ है कि ये तो बहुत गलत है, ईरान के प्रति सिंपैथी हुई। अब धीरे धीरे IRGC के हाथ में जाने से ईरान के प्रति भी लोगों में ये हो रहा है कि अब ये तो दादागिरी है, ये खत्म होनी चाहिए। तो उस पोजीशन में दोनों बराबर की स्थिति में आ गए हैं। तो अब ये रहेगा कि युद्ध में पहले पत्थर कौन फेंके। देखिए योगेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं उस बात पे करना चाहूंगा, बोलना चाहूंगा कि उनके जो कल से चल रहा था कि ईरान की लीडरशिप में डिफरेंसेस आ गए हैं। जैसा कि गुप्ता साहब ने बताया कि वो पूरे का पूरा पावर अभी IRGC के पास आ गया है और उनकी पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडरशिप थी वो अभी उनका कोई चलना बंद हो गया। पर आज 4-5 बजे 3 जो वहाँ के 3 टॉप लीडर्स हैं, उनके प्रेसिडेंट, उनके चीफ जस्टिस और जो उनकी असेंबली के स्पीकर जो यहाँ पहली वार्ता के लिए पाकिस्तान भी आए थे, उन तीनों ने स्टेटमेंट दिया है। सिमिलर स्टेटमेंट है तीनों का अलग अलग, और उसमें ये बोला गया है कि हम सब इकट्ठे हैं, हमारे यहाँ कोई हार्ड लाइनर नहीं है, कोई मॉडरेट नहीं है, हम सब ईरानी हैं और ईरान के लिए हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। मतलब उन्होंने यूनिटी दिखाने की कोशिश की और तीनों के स्टेटमेंट एक साथ आए हैं। तो ये कहना कि उनकी बिल्कुल अलग से बातचीत, बिल्कुल ज्यादा उनकी तीतर पीतर कोई लीडरशिप, ऐसा लगता नहीं है। हालांकि स्पेकुलेशन थी कल उसमें कि अलग हो गए हैं और उनके स्टेटमेंट नहीं आ रहे, क्योंकि उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं इसका मतलब IRGC का टोटल कंट्रोल नहीं लगता है। दूसरी बात, करोड़ी सिंह जी ने बताया था कि जो हॉर्मोज स्ट्रेट है उसके ऊपर अभी इतना जबरदस्त कंसंट्रेशन हो गया है। अमेरिका के 2 युद्धपोत जो जिसके ऊपर जिसे एयरक्राफ्ट कैरियर बोलते हैं, एक USS अब्राहम लिंकन और बुश, और 3 शिप, बड़े बड़े शिप वहां अभी आ गए हैं। और वो इतने बड़े पोत होते हैं योगेंद्र जी की एक तरह का आइलैंड होता है, उसके ऊपर 20-30 से ज्यादा फाइटर्स होते हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे जमीन से उड़ के जाते हैं, उस जगह उससे उड़ करके वो हमला करके वापस वहां आ सकते हैं। तो एक तरह का मोबाइल आप समूह समझो, जैसे कोई आइलैंड है, उस तरह की चीजें हैं। और वो पूरा का पूरा फौज का जो लड़ने का तरीका है, वो उस शिप से वो पूरी की पूरी लड़ाई कंट्रोल कर सकते हैं और लड़ सकते हैं। तो अभी तीसरा शिप, रेड शिप में वहां पर आ गया है। तो 3 बड़े बड़े युद्धपोत उस इलाके में आ गए हैं। और जहां तक ईरान का सवाल है, उन्होंने पहले से ही तैयारी कर रखी थी और हॉर्मोज स्ट्रेट के ऊपर वो किसी को नहीं जाने दे रहे जिनको नहीं जाना चाहते। और अमेरिका ने गल्फ ऑफ ओमान में अपना बेड़ा वहां लगा दिए हैं, वहां उन्होंने उसको रोक रखा है। और वहां से ईरान के सारे पोर्ट्स के ऊपर वो नजर बनाए हुए हैं और किसी भी पोर्ट से वो वहां से समुद्री के तरीके से कोई भी माल वहां से जाने नहीं दे रहे। इससे उनकी इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा। अगर पूरा का पूरा ईरान अगर ऑयल समुद्र के थ्रू नहीं भेज पाएगा, तो लैंड के थ्रू इतने बड़े बड़े कंटेनर नहीं है जो इतना सारा तेल धो करके वो कहीं और ले जाएंगे। बल्कि पूरा का पूरा ऑयल समुद्र के जरिए जाता है। जहां तक एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, स्वाम स्ट्रेटेजी की बात आई थी जी। ये है, जैसे आपने देखा होगा टिड्डी दल आता है तो कितनी टिड्डी मारोगे, इतने जबरदस्त तरीके से वो छोटी छोटी बोट है, खूब सारे नंबर में वो चलती हैं और उनके अंदर ही उनको छोटी मिसाइल फायर करने का और ड्रोन भी वहां से वो उसी बोट से फायर कर सकते हैं। और इसके अलावा ड्रोन और मिसाइल पोर्ट से भी आएंगी। तो इतना सारा जबरदस्त चारों तरफ से अगर हमला होगा तो उस पर नुकसान होना बहुत ही वाजिब है। और जो एयर डिफेंस है उसको हर एक चीज को न्यूट्रल नहीं कर पाएगा। तो ये स्ट्रेटेजी उन्होंने लगाई है। हालांकि आपको ये बता दूं कि आज अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बोला है कि जो भी उनकी छोटी बोट घूम रही है, और कल दिखाया गया था कि जितनी वो छोटी बोट थी उस सब पे ईरान का झंडा लगा हुआ था और वो हाई स्पीड से वो समुद्र के अंदर सर्वेलेंस कर रही थी हॉर्मोज स्ट्रेट के पानी के अंदर। तो आज उन्होंने बोला है कि अगर कोई भी छोटी बोट
जो माइंस लगाने की कोशिश कर रही है या किसी शिप को रोकने की कोशिश कर रही है, उसको उसे खत्म कर देंगे। डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर मिला है। तो अगर ये आज की बात है, अगर ये इस तरह की बात चली और 2-4 वहां हमले हुए तो फिर लड़ाई फिर से शुरू हो जाएगी। तो अगर लड़ाई स्टार्ट होगी तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट के ये जो बोट है जिस तरह से रोक के रखा हुआ है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी इस पे फर्क पड़ रहा है। इसको खोलना बहुत ही जरूरी है। अगर ये खुल जाएगा तो शायद पीस के कोई चांस है। अगर ये नहीं खुलेगा तो लड़ाई वापस होना तय है। हाँ जरूर अब मुझे लगता है कि आप सही कह रहे हैं, क्योंकि एजेंडा बदल गया है कि अब हॉर्मुज़ स्ट्रेट जो है वही एक एजेंडा रह गया है कि उसको खुलवाया जाए। उसकी वजह साफ है, ट्रंप दुनिया से ये एक मकसद जो उनका है वो ले सकते हैं वाहवाही कि देखिए ट्रंप है तो मुमकिन है, ट्रंप थे तो ये रास्ता खुल पाया। मैं चले समय कम है लेकिन एक मिनट के लिए मैं सर आपके पास में आना चाहूंगा गुप्ता सर। तो अभी क्या कुछ राहत की उम्मीद आपको दिखाई देती है? देखिए योगेंद्र जी, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ये अभी प्रोलॉन्ग्ड वार होगा। इसको आप वार भी नहीं कहें तो वो क्या कह सकते हैं, एक संघर्ष है जिसमें मिसाइल्स शायद आगे नहीं जाएंगी इमीडिएटली, लेकिन ये ब्लॉकेड चलेगा, इकोनॉमिक ब्लॉकेड। इनको लग रहा है कि ये बड़ा सक्सेसफुल हो रहा है, अमेरिका को लग रहा है ऐसा। इसमें कोई फायरिंग नहीं करनी पड़ती और अमेरिका ईरान को जो है इकोनॉमिकली स्क्वीज करते चले जा रहे हैं। तो इन्होंने ये देखा कि ये अच्छा तरीका है, बिना मिसाइल फायर किए, बिना किसी को मारे, बिना कोई टारगेट हिट किए, आप आराम से ये स्ट्रेटेजी फॉलो करें और उसके बेसिस पे ईरान को अपने घुटनों पे लाएं और वो अपने नेगोशिएशन के लिए तैयार। तो उन्होंने यही स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की हुई है। ईरान जो है वो हॉर्मुज़ को कंट्रोल में रखा हुआ है। सफरिंग सबसे ज्यादा हो रही है वो गल्फ स्टेट्स की हो रही है, क्योंकि उनका तो खाने पीने का सामान भी वहीं से आता है। तो उनके लिए बड़ी समस्याएं पैदा हुई हैं। मेरे को 2-3 लोगों ने बताया कि वहां पे हवाई जहाज से इमरजेंसी चीजें जा रही हैं, चाहे मेडिसिन हो चाहे फूड आइटम्स हो। तो ये थोड़ी उनकी समस्या काफी बढ़ गई है इससे। और बाकी देश जो हैं वो तो सिर्फ इंतजार ही कर रहे हैं कि खुले और कुछ फायदा हो उनको। लेकिन जो मैंने आपको कहा है, एक दूसरा पॉइंट जो इससे लिंक्ड है ना, जो यूक्रेन वार में $93 बिलियन यूरोप 93 बिलियन यूरोप जो देगा, ये फिर उस वार को वहां भड़काएगा और वहां का एनर्जी क्राइसिस, यहाँ का एनर्जी क्राइसिस मिलके एक बहुत बड़ा एनर्जी क्राइसिस और इकोनॉमिक क्राइसिस पूरे संसार में आ सकता है, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि एक अगर इतना लंबा चलता है, पहली बात तो यह है कि इतना लंबा चल रहा है उसी से बहुत परेशानी है। क्योंकि इस युद्ध को लेकर के मैं फिर दोहराना चाहूंगा, हालांकि सबको मालूम होगा कि ये युद्ध इतना लंबा चलेगा, ये अमेरिका और इजराइल को इस बात का एहसास नहीं था कि इतना लंबा चल सकता। उनका मानना था कि 2 से 3 दिन में है वहां की रिजीम चेंज कराना हमारा मकसद है, जो हम आराम से करवा लेंगे। और पहला जो टारगेट और जो मकसद था सुप्रीम लीडर्स को और इनको मारना, उनके कमांडर्स को मारना, ये उसमें वो सफल भी हो गए। लेकिन उसके बाद जो स्थिति चलेगी, इनका ये भी एक मकसद था कि वहां पे गृह युद्ध जैसी स्थिति हम पैदा कर सकते हैं, वहां के लोगों को वेपन्स दे सकते हैं जो वर्तमान रिजीम के खिलाफ लोग सड़कों पे थे। लेकिन स्थितियां बदल गई, जैसे ही सुप्रीम लीडरशिप को उन्होंने हताहत किया, उसके बाद से ही एक नफरत पैदा हुई। जो बच्चों के स्कूल पर जिस तरह की स्थितियां बनी, एक पब्लिक डोमेन में उन्होंने हमले करने शुरू किए पब्लिक में, उससे एक वहां के लोगों में एक नफरत पैदा हुई। वो अमेरिका के लिए बड़ी दिक्कत की बात है और ईरान के लिए मजबूती का सबसे बड़ा कारण भी वो बनता चला गया। चलिए मैं सिंह साहब के पास में जाना चाहूंगा, करोड़ी सिंह जी के पास में। तो सर अब क्या लगता है आपको बहुत ही शॉर्ट में कि हाँ इस रूट पे मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर अभी तो ये अंध युद्ध है और इसका कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है? देखिए योगेंद्र जी, मुझे लगता है ये डेडलॉक बना रहेगा और एक घर्षण की सी रणनीति चलती रहेगी दोनों में, अमेरिका और ईरान में। और जो ट्रम्प का जो पिछले 2-3 दिन से, या यूं कहूं 21 के बाद जो टोन है, उससे ऐसा दुनिया में एक इमेज बन रहा है, एक ऐसा माहौल बन रहा है। जो पहले एग्रेसर के रूप में थे, अब लग रहा है कि एग्रेसर नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं लिंगर ऑन करूंगा, लंबा कोई टाइम नहीं बताया है सीज फायर का, कब तक होगा। बातचीत के लिए हम इंतजार कर लेंगे, कब ईरान बात करेगा, हम ईरान के प्रपोजल का इंतजार कर रहे हैं। तो इससे ऐसा लग रहा है, आपने जो कहा ना कि बराबर की सी स्थिति बन रही है। अब चाइना ने ये कह दिया कि जल्दी से जल्दी खोला जाए, इसको एस्कालेट नहीं किया जाए। तो चाइना के उस बातों का क्या असर होगा? मुझे लगता है कि चाइना
का तेल को भी तो चाइना को दिक्कत हो रही है। और एक दूसरी हालत और होने लग गई है, जब ईरान ने ये मुद्दा उठाया कि हम टोल लगाएंगे, तो उधर स्पेन में ये आवाज उठने लगी, जिब्राल्टर पे लगे, इधर इंडोनेशिया में कि इंडोनेशिया लगाए। इंडोनेशिया अकेला नहीं लगा सकता, क्योंकि सिंगापुर और मलेशिया भी हैं वहाँ मलक्का में। उधर डेनमार्क में डेनमार्क स्टेट है, वहां भी ऐसी बातें उठने लगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में किसी भी रूप में कॉन्क्लूड हो, वार से हो, समझौते से हो, लेकिन जो नॉर्मल सिचुएशन है वो होर्मुज की नहीं होगी। और ये दूसरी बार क्राइसिस आया है, पहले 87 में ईरान इराक वार में होर्मुज में क्राइसिस आया था, लेकिन उसको बहुत जल्दी रिजोल्व कर लिया था। अब की बार ये बहुत लंबा चल रहा है, तो लेकिन वो 28 फरवरी से पहले की नॉर्मलसी नहीं रहेगी। ओवर। बिल्कुल। चलिए, मैं कटेवा सर आपके पास में आना चाहूंगा। दो चीज में समझना चाहूंगा बहुत ही शॉर्ट में। एक तो जब करोड़ी सिंह साहब कह रहे हैं कि पहले जैसी इराक और ईरान के टाइम पे अमेरिका वाले जो स्थिति बनी थी या ईरान इराक की थी, उस समय ऐसी स्थितियां बनी थी कि हॉर्मुज स्ट्रेट को उसी तरह से सील कर दिया गया था। एक बार फिर वैसी पोजीशन बन रही है। क्या अगर दोनों के बीच समझौता होता है तो पुरानी स्थिति में जाया जा सकता है? क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट की वार्ता में बहुत बड़ी बाधा है और ईरान का कहना है कि हठधर्मिता जो ट्रंप की है और उनकी बयानबाजी है उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। तो दो चीजें इसमें सामने आ रही है। एक और छोटा सवाल होगा, क्या इस बीच जो ट्रंप की स्थिति है वो हैरान करने वाली और अस्थिरता की है? तो क्या ये मान सकते हैं कि सीज फायर किसी भी वक्त इस परिस्थिति को देख, क्योंकि ये तनावपूर्ण सीज फायर है सर और एक तरफा सीज फायर है, लेकिन ईरान का कहना अगर ये कुछ करेंगे तो हम जवाब देंगे, तब तक वो भी खामोश है। लेकिन तैयारी ये मान के चल सकते हैं कि दोनों तरफ से है। देखिए योगेंद्र जी, जहां तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका के जो नेवी है उसके 50,000 से ज्यादा नेवी के जो सेलर्स हैं उनकी प्रेजेंस है अभी गल्फ कंट्रीज के उनके आसपास। और पहले सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर था, अभी 3 एयरक्राफ्ट कैरियर वहां गए। और एक उनकी जो एयरपोर्ट डिवीजन है जो कहीं भी इंडिपेंडेंटली जाके के एक्शन कर सकती है, उनके भी 10 से 12,000 के ट्रूप्स यहाँ पर हैं। तो अमेरिका की तैयारी बहुत ज्यादा है और अगर जरूरत पड़ गई तो इस बार जो अमेरिका जिस तरह से उनके ऊपर हमला करेगा उसका तहस नहस करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। मैं आपको बताऊं, अगर जिस तरह से उन्होंने डिप्लॉयमेंट कर रखा है नेवी का, ये इस तरह का उन्होंने पहले नहीं किया था। और इस सीज फायर के दौरान पहले भी उन्होंने बोला था कि हम सारे आर्मामेंट वगैरह सब इकट्ठे कर रहे हैं। और अगर इसी के साथ साथ ईरान ने भी तैयारी कर रखी है, पर ईरान को क्या है कि छुटपुट घटना करके ईरान के अगर 100 आदमी मर गए और अमेरिका के 10 मार दिए तो भी ईरान उसमें अपनी जीत समझता है। तो बातें हैं तो जी लड़ाई। चलिए, मैं माफी चाहूंगा सर, समय का अभाव है। तो खैर चलिए, तनावपूर्ण युद्ध विराम है और क्या स्थिति बनेगी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट पे सबकी निगाहें टिकी हुई। व्यापारिक असंतुलन इस वक्त जो हो रहा है वो हॉर्मुज स्ट्रेट की वजह से हो रही है। एक की नाकेबंदी है, दूसरी तरफ रुकिए कि हम पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि हमारा अधिकार है, इसमें हम जैसे वसूली चाहेंगे वैसे होगी। अब क्या भी सिचुएशन लगती है, लेकिन फिलहाल की स्थिति में मुझे लगता है कि केवल दोनों के बीच की टॉक से संभव नहीं है। अब कौन को देश इसमें मध्यस्थता करेगा? चाइना भी हो सकता है, भारत भी हो सकता है, पाकिस्तान भी हो सकता है, नाटो देश भी हो सकते हैं। तो वो सिचुएशन वहीं लेकर के जाएगी, पहल किसी और को करनी होगी, जब भी मुझे लगता है कि ये रूट खुल पाएगा। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।